जी खुशामदीद। हम आज के हैं वापस उस छोटी सी ब्रेक के बाद, और जैसे मैंने पहले भी कहा आज हम यूके के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और मैंने एक मूवी देखी जो कि यूके पे ही जो बेस्ड लोग हैं वहाँ के उनके ऊपर मुश्तमिल थी। और मैंने ये जो सीखा है वो बात ये है कि हमें लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर हम एक दफ़ा बस पाकिस्तान में जो मुश्किलात हैं उनको छोड़ के भाग जाएँ। लेकिन वहाँ की जैसे कहा जाता है एवरीथिंग इज़ ग्रीन और द अदर साइड ऑफ द फेंस, आपको लगता है कि वहाँ पर बहुत आसानियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ से भी 3-4 गुना मुश्किल है। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुश्किल के बगैर ज़िंदगी जो है मेरा नहीं ख्याल के इंटरेस्टिंग होगी। जितने आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस आएंगे और आप अपने एम्स को फिर साथ साथ उन चैलेंजेस को माइंड में रखते हुए अचीव करेंगे, उससे जो खुशी जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वही है, आपको लगेगा कि आप ज़िंदगी जी रहे हैं और आप एंजॉय भी साथ साथ कर रहे हैं। और अपने टारगेट्स जो है, अपने एम्स जो है ऊंचाई हमेशा रखें, बिकॉज हम लोग वो हैं जो सितारों पर डालते हैं कमन। जी हाँ, वी हैव अ कॉलर राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी कौन बोल रही हैं, कहाँ से? जी मिल्का बात कर रही हूँ, लाहौर से। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ जी बताइए कि आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरी जानने वाली हैं जो 4 साल से अभी यूके में रह रही हैं। ओके ठीक है, उन्होंने अब लेवल 6 किया कर रही हैं अभी। ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ऐसा मतलब उनको वर्क परमिट किस तरह मिल सकता है। ठीक है, और क्योंकि उन्हें वर्क परमिट अभी तक तो नहीं अलॉट हुआ, राइट, मतलब उन्हें किस तरह मिल सकता है, क्योंकि वो करियर के अंदर हेल्थ केयर में कर रही है। ठीक है, ठीक है, और मतलब क्या क्राइटेरिया कि वो कर सके। आइल्स उन्होंने किया हुआ है। ओके, लेकिन ईच मॉड्यूल में उनका 6.5 नहीं है, मतलब उनका टोटल 6.5 है। ठीक है, सही। ठीक है, थैंक यू। और आपने कोई सवाल तो नहीं से पूछना? जी बस ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। टियर 1 में 2-3 तरीक़ाकार हैं जिसमें जो लोग अभी, चूंकि जब तक ये पॉलिसी बिल्कुल क्लोज होती है उस वक्त तक थोड़ा सा वक्त मौजूद है और लोग वर्क परमिट की तरफ जा सकते हैं अंडर टियर 1 एंड अंडर टियर 2 एज वेल। टियर 1 में ये पोजीशन हो रही है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं कैटेगरी है, इसमें आप किसी भी कैटेगरी से शिफ्ट होके आ सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि उनको चाहिए कि टियर 2 के जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है यूके की, वो डिफरेंट है कि जो आप आउटसाइड कंट्री से करते हैं। वो तमाम फिल करके वो अभी उनके पास वक्त है, वो इस वक्त में उसको अप्लाई कर सकती हैं और उनको कर देना चाहिए। ठीक है, सो आई होप शी गॉट योर आंसर। और हम लोग अब बात कर रहे थे द चेंजेस दैट हैव बीन मेड और इन द एंटरप्रेन्योर वीजा स्टाइल। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो चेंजेस अफेक्ट करने जा रही हैं टियर 4 स्टूडेंट्स को। अभी हमने डिस्कस किया कि उनका अगर वो इंटरप्रेटर यूज़ करते हैं या इंग्लिश में बात नहीं कर सकते तो उनको एंट्री डिफ्यूज़ हो सकती है एयरपोर्ट पर भी। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, आपको याद होगा कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट एक शामिल की जाती थी और बैंक स्टेटमेंट ही के 28 दिन या 29 दिन की बैंक स्टेटमेंट पे आपको वही 30 नंबर उसके थे और 10 नंबर आपके होते थे कैश लेटर के। सो 10 नंबर फंड्स के होते थे और 30 नंबर जो होते थे उस साइड से आते थे कैश के। सो इस पोजीशन में अब ये होगा कि नाउ यू हैव टू साइन ए डिक्लेरेशन that funds are genuinely available for use in coming to the UK. Okay. यानी अब ये नहीं होगा कि आपने सिर्फ बैंक स्टेटमेंट देनी होगी, बल्कि आपको साथ ये अंडरटेकिंग साइन करनी हुआ करेगी कि ये फंड्स आप यूके लेके जाएंगे और वहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट है आपके फादर की या किसी की, वो काम नहीं चलेगा। अब काम तब चलेगा जब आप अपने वहाँ पे अकाउंट में होंगे। मेरा मतलब है रिक्वायरमेंट उनकी वही है अभी 29 डेज वाली, लेकिन साथ के साथ अब ये होता था कि वो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के हवाले तक यहाँ होता था। यहाँ से पैसे लेके बहुत कम लोग जाते थे जो जेन्युइनली स्टडी करने जाते थे, वो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ही सिर्फ बनाते थे। लेकिन अब उनको एक लेटर और भी साइन करना पड़ा करेगा कि वो ये पैसे जो हैं वो इंग्लैंड लेके जाएंगे साथ। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बैंक्स यूज्ड टू रिफ्यूज एप्लीकेशन बेस्ड ऑन अनवेरीफाइड बैंक स्टेटमेंट्स। अब उसमें भी बैंक्स में भी हर बैंक की स्टेटमेंट जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी भी नहीं है और बाद में बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा। और उसमें ये हो जाएगा कि जो वेरीफाइएबल स्टेटमेंट्स हुआ करेंगी उन्हीं पे हो सका करेगा ये सारा कुछ। वी हैव द कॉल राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हसन बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी हसन, बताइए कि आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि भी हम फैमिली वीजा के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे कनाडा। Okay. तो हम चाह रहे थे कि भी इसका क्या प्रोसीजर करें। मेरी वाइफ में है मास्टर्स किया हुआ है, मैंने बैचलर किया हुआ है और मेरा एक छोटा सा बेबी है। तो हम कौन सा वीजा अप्लाई करें जो हमारे लिए फिजिबल भी हो और वर्क हम दोनों बाहर कर सकें? ठीक है, डू यू हैव सम क्वेश्चंस फॉर देम? आपकी क्या तालीम है? मैं बैचलर। आपने बैचलर्स किया हुआ है, बीकॉम किया है और आपकी वाइफ ने मास्टर्स किया हुआ है और आप कनाडा के लिए करना चाह रहे हैं। जी
हाँ जी, उसके लिए बेहतरीन तरीका ये होगा कि जो आपका एक्सपीरियंस मौजूद है इसके हवाले से, वो एक्सपीरियंस के साथ आप वीज़ा गाइड एट कोहिनूर टीवी पे अपना जो डिटेल्स हैं वो भिजवा दें। हम आपको एक असेसमेंट फॉर्म भिजवाएंगे और उस असेसमेंट फॉर्म में तमाम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप फिल करके काइंडली हमें भेज देंगे, जो आपसे रिलेटेड होगी। जो आपसे रिलेटेड नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जो आप फिल कर सकते हैं वो करके भेज दें, हम आपको उसकी असेसमेंट करके दे देंगे कि आपके लिए कौन सा वीज़ा सूटेबल है। सही। एक दफ़ा मैंने ना अप्लाई किया था यहाँ पे, जहाँ पे कैनेडियन ये वीज़ा इमिग्रेशन के फॉर्म्स वगैरह होते हैं। जी जी। तो हमें एक एक्सपर्ट वगैरह ने, हमने उनको फॉर्म फिल करके दिया, क्योंकि मेरी मिसेज का एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे मेरा अपना बिजनेस है। ठीक है। तो ठीक है, हमने फिर इस हिसाब से सारा उनको दी थी गाइडेंस। तो उन्होंने हमें कहा कि जी आप कर सकते हैं, आप वैलिड हैं तो आप आ जाएं। ठीक है। हमें पका सकते, फिर वो कहते जी अपनी फीस भरें, लेकिन हमने कहा पता नहीं ये कितने हद तक सच है, कितने हद तक झूठ है। जी जी। तो इसलिए फिर हमने इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। जी, और आपने मेरे ख्याल में बिल्कुल सही किया है, बिकॉज आपके लिए हम वीजा गाइड लेके आ गए हैं। वी डोंट चार्ज एनीथिंग बिकॉज वी वांट टू वर्क फॉर यू गाइज, और इसीलिए हम लोग आपको, आप लोग जब अपना केस बताएंगे, visaguide@kohinoor.tv हमारा ईमेल एड्रेस है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी वाइफ की इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ हमें लिख के अपना एक्सपीरियंस भेज दें, और हम आप लोगों को फिर बताएंगे कि व्हाट्स द वे टू गो अबाउट इट, और सही तरीका क्या है कि आप सही तरीके से अप्लाई करें विद योर करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, एंड वहाँ पे आपको चांसेस भी आपके बढ़ जाएं वीजा मिलने के। जी, और दूसरी बात ये होती है कि जो क्राइटेरिया है वो चेंज होता रहता है, और हर जॉब डिस्क्रिप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप अपना फिल करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर लिखें कि आप क्या क्या काम जानते हैं, और उसके मुताबिक क्या कोड होगा वो हम लोग फिर असेसमेंट करते हुए उसको इस्तेमाल करेंगे कि आपके लिए ये सूटेबल है। और जहाँ तक बात रही असेसमेंट की, हमने बता दिया है कि इस वीक ऑनवर्ड्स जो है आप लोगों की असेसमेंट हम प्रॉपर तरीके से करेंगे, यानी कि हर केस को हम प्रॉपर तरीके से डील करेंगे। आपको बताएंगे कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड राइट नाउ, और आपके क्या चांसेस हैं कि आप क्वालिफाई कर लें और आपको वीजा मिल जाए, आपका वीजा एक्सेप्ट हो या ना हो। तो लिखते रहिए और बताते रहिए अपने केस के बारे में visaguide@kohinoor.tv पे। जी, अब आ जाते हैं हम डिपेंडेंट्स की तरफ। ठीक है जी, सॉरी, पहले हम पार्ट टाइम वर्क की तरफ बात करते हैं। 20 आवर्स मैक्सिमम फॉर दोज ऑन डिग्री लेवल कोर्सेज, 10 आवर्स मैक्सिमम फॉर दोज ऑन कोर्सेज लोअर देन लेवल 6। ये अभी की पोजीशन है इस वक्त की। अब ये क्या होगा, 20 आवर्स मैक्सिमम फॉर दोज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटीज, 10 आवर्स मैक्सिमम फॉर दोज स्टडिंग एट पब्लिकली फंडेड कॉलेजेस, यानी हाईली ट्रस्टेड स्पॉन्सर्स। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशंस में लोग जाएंगे उनके लिए नहीं होगा। नो राइट टू वर्क फॉर अदर स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं डिपेंडेंट्स की तरफ। Those studying for 6 months or less cannot bring dependents. Those studying for more than 6 months can bring dependents, and dependents are able to work. ये अभी की पॉलिसी है। ठीक है। अब इस पॉलिसी में चेंज क्या आएगी? For a student to sponsor a dependent, she must be on a postgraduate course level 7 and above of more than 12 months duration. डिपेंडेंट्स एबल टू वर्क, यानी उनके काम की जो पोजीशन है वो वही रहेगी, लेकिन अब कोर्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए, लेवल 7 से अबव होना चाहिए, तो और 12 महीने से ज्यादा का होना चाहिए, तो फिर हो सकता है। ठीक है, वी हैव अ कॉल राइट नाउ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, फहद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी फहद, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मैंने एक्चुअली बैचलर्स किया हुआ है और मैंने आइल्स भी किया हुआ है। ओके। फ्रेंच लैंग्वेज भी है, तो मैं कनाडा के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इसके लिए बेसिकली मैंने पार्ट टाइम में ये बैचलर्स कवर किया है। ठीक है। तो जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था तो उसके बाद ही मैंने अपना एक्सपीरियंस मेरे पास है। ऑलराइट। तो काफी मैंने एक्सपर्ट्स के पास गया, उनसे पूछा है, तो उन्होंने कहा कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट के बाद कोई एक्सपीरियंस गिना जाएगा। तो ग्रेजुएशन जो है मेरी है वो 2010 की है, तो उससे पहले का मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा। तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि आइल्स भी मैंने दिया हुआ है और इसके अलावा फ्रेंच भी है मेरे पास। आइल्स में कितने हैं? दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछना था कि मैंने सुना है कि फ्रांस में एजुकेशन फ्री है, तो क्या ये पॉसिबल है कि फ्रांस में अगर स्टडी किया जाए, अगर बेल्ट देके? ठीक है, आपके एक क्वेश्चन है, आप कुछ उनसे पूछना चाहेंगे? हाँ जी, आपके आइल्स में क्या मार्क्स क्या हैं? मेरे आइल्स में एक्चुअली रीडिंग और लिसनिंग में 6 बैंड है, वैसे ओवरऑल मेरे 5.5 बैंड है। 5.5 है, ठीक है, थैंक यू जी। तो आइल्स असल में जो इनका प्री ग्रेजुएशन जो एक्सपीरियंस है
वो एज सच स्ट्रेट अवे एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, जी हाँ। well that's a different thing because अगर आप साथ साथ काम कर रहे हो तो वो काउंट नहीं किया जाता। नहीं रेशम, लेकिन अगर आप डॉक्टर बनने से पहले लोगों को दवाइयां देनी शुरू कर दोगे तो वो फिर मानी तो नहीं रखती। नहीं, लेकिन हाँ दैट अगर उस तरह देखा जाए तो वो सही आप बात कर रहे हैं। इसी यही लॉजिक है इसमें। ठीक है, बट अगर इंटर्नशिप्स की हो आपने और डिफरेंट ऐसे तो उनके कुछ क्रेडिट्स या कुछ मिलता है? जॉब डिस्क्रिप्शन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपका फील्ड कौन सी है जिसमें आप काम कर रहे हैं। इट वेरीज फ्रॉम फील्ड टू फील्ड, वरना अगर सिर्फ आप डायरेक्टली कह दें कि नहीं ये तो फिर नहीं मिलेगा तो ये खतरनाक सी एक बात है। जी बिल्कुल, उसमें नहीं, बहुत एक्सेप्शनल है कि आपका एक्सपीरियंस पहले हो और आपकी ग्रेजुएशंस वगैरह बाद में हो। देखिए ना, मिनिमम लेवल ऑफ जो क्वालिफिकेशन है वो तो चाहिए ही चाहिए ना, फिर उसके बाद आप एक्सेल करते रहते हैं, आप बढ़ते रहते हैं आगे। लेकिन ये है कि अगर आपका एक ग्रेजुएट लेवल जो है उससे पहले का एक्सपीरियंस है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए काफी डिफरेंट तरीके से उसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है। ठीक है, वील टॉक अबाउट दैट इन डिटेल टू, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। अभी हम बढ़ने जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। आपको मिलते हैं ब्रेक के उस पार। आप लोग व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर।